हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का योगा एंड लाइफस्टाइल चैप्टर में आसन टू क्योर डायबिटीज में नेक्स्ट आसन डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है आपका सुप्त वज्रासन। इससे पहले मैंने इसी वीडियो से रिलेटेड बाकी आसन भी बनाए हैं, बाकी आसन भी आपके सामने प्रेजेंट किए थे। जैसे ओबेसिटी से रिलेटेड जो आसन है वो मैंने 1 बाय 1 सारे डिस्कस किए थे, और इससे पहले भी आपको मेरी क्लास 12 प्लेलिस्ट में वो वीडियोस दिख जाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर से चले आ रहे हैं योगा चैप्टर से रिलेटेड। यहाँ पे जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो आसन डिस्कस कर रहे हैं जो आपने अभी तक नहीं अपने कोर्स में देखे हैं, और वो नए इंक्लूड हुए हैं कोर्स में, अभी तक वो नहीं थे कोर्स में। तो आज जिस आसन को डिस्कस करेंगे सुप्त वज्रासन। इससे पहले मैं डायबिटीज से ही रिलेटेड शलभ आसन डिस्कस कर चुकी हूँ, और इसके अलावा ये सारे आसन भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं सुप्त वज्रासन से। इसमें प्रोसीजर, बेनिफिट्स और कॉन्ट्राडिकेशंस मैं डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिट इन वज्रासन, बेंड बैक विद द सपोर्ट ऑफ एन एल्बो फिस्ट। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये आसन आप परफॉर्म कैसे करेंगे। सुप्त वज्रासन होता कैसे है परफॉर्म, तो वो देख लेते हैं। ये होता है सुप्त वज्रासन, ठीक है। पहले आप वज्रासन की पोजीशन में बैठते हो और उसके बाद आप पीछे की ओर बेंड होकर अपने सर के बल पे थोड़ा सा स्टैंड आउट करते हो, यानी कि कमर एब्डोमेन एरिया को थोड़ा सा उठाते हैं। तो इस तरीके से सुप्त वज्रासन होता है। इस पोजीशन को हम रिक्लाइन थंडरबोल्ट पोज भी कहते हैं। तो 1 बाय 1 देखते हैं इसकी पोजीशन। सिट इन वज्रासन, पहले हम वज्रासन की पोजीशन में बैठेंगे। वज्रासन क्या आपकी होती है, पैर पीछे करके जैसे नमाज के पोज में बैठते हैं, तो वज्रासन के पोज में बैठेंगे। बेंड बैक विद द सपोर्ट ऑफ एन एल्बो फर्स्ट एंड फॉलोइंग द अदर एल्बो नेक्स्ट। आपको एल्बो के पे जोर डाल के पीछे की ओर जाना है, ठीक है। इन दिस पोजिशन द एल्बो शुड सपोर्ट द बॉडी, और आपकी एल्बो जो है वो बॉडी को प्रॉपरली सपोर्ट कर रही हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं नाउ ब्रिंग बैक द हेड ऑफ द फ्लोर, रिलीजिंग द सपोर्ट ऑफ एल्बो। अब एल्बो से थोड़ा सा सपोर्ट हटाते हुए आप धीरे धीरे अपने आप को पीछे फ्लोर की ओर लाएंगे। देन लाई ऑन योर बैक, सब्सिक्वेंटली प्लेस द पाम्स ऑन थाइज। और धीरे धीरे जब अपने आप को आप पीछे लिटा लेंगे, यानी पीछे की ओर बैक पूरे हो जाएंगे, तो आप अपने थाइस पर अपने हाथ को थोड़ा सा सपोर्ट करोगे। नेक्स्ट ब्रिंग द टॉप ऑफ द हेड टूवर्ड्स द फ्लोर बाय मेकिंग एन आर्क ऑन योर बॉडी। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप पीछे की ओर लेट गए हैं तो आपको धीरे धीरे ये जो मिडिल एरिया है आपका, उसको थोड़ा ऊपर उठाना है, ठीक है। आर्क बनाते हुए इस तरह आर्क बनना चाहिए, यानी इतना एरिया आप हवा में उठाएंगे और सर को जमीन से अच्छे से टच कराएंगे। सर का जो सेंटर है वो आपके जमीन से टच होना चाहिए। चेक द नीज आर स्टिल टचिंग द फ्लोर। आपको ध्यान रखना है कि ये जो घुटने हैं ये लगातार आपके जमीन से छुए। ऐसा ना हो कि पीछे सर उठा रहे हैं तो आगे नीज भी थोड़ी सी उठ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना है। प्रॉपरली नीज आपके जमीन को टच करती रहे, ये ध्यान रखना है। प्लेस दी हैंड्स ऑन दी थाइज, ब्रीथ नॉर्मली, कीप दी पोजीशन एज लॉन्ग एज इट इज कंफर्टेबल। आपको इसके बाद इसमें अपने हाथ को थाइस पर स्टैंड कराना है, यानी उन्हें अपने थाई पर, जांग पर आराम से रख देना है, और तब तक इस पोजीशन में रहना है जब तक आप कंफर्टेबल हैं। और उसके बाद धीरे धीरे वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है, यानी पहले हाथ हटाने हैं थाई से, फिर धीरे धीरे वापस बैठ जाना है जैसे वज्रासन में बैठते हैं, और फिर आसन को रिलीज कर देना है। तो इस आसन को हम कहते हैं सुप्त वज्रासन, ठीक। अगर हम कहें कि इसमें ध्यान क्या देना है आपको, तो जब आप पीछे की ओर बेंड हो तो पहले आप पूरी बॉडी को आराम से पीछे जमीन पर बेंड करा लेंगे। फिर धीरे धीरे सर को आप जमीन पर, सर का जो सेंटर है वो जमीन पर छुआने की कोशिश करेंगे, और आगे से जो आपका चेस्ट का एरिया है उसको ऊपर की ओर अपलिफ्ट करेंगे, और जो हाथ है उसको जांग पर रखेंगे। तो इस तरीके से ये आसन आपका परफॉर्म होता है। देन बात करते हैं इसमें कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। पहला, हेल्प टू क्योर डायबिटीज बाय प्रॉपर इंसुलिन फंक्शनिंग। आपके आसन करने से इंसुलिन का जो फंक्शन है वो प्रॉपर हो जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज आपकी क्योर होती है। और ये आसन आप पढ़ भी डायबिटीज के अंडर में रहे हो तो डायबिटीज आपका क्योर करता है ये आसन। देन आते हैं इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी बाय स्ट्रेचिंग चेस्ट, बैक, एब्डोमेन एंड थाई मसल। आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी इस आसन को करने से बढ़ती है,
क्योंकि अगर आप देखें तो आपका चेस्ट भी यहाँ पे काफी स्ट्रेच हो रहा है, बैक जो है बैकबोन है वो भी उसमें भी कर्व बन रहा है, तो ये भी अच्छी बात है, उसमें भी स्ट्रेचिंग आएगी। एब्डोमेन एरिया यानी कमर का जो हिस्सा उस पर जोर पड़ रहा है वो भी स्ट्रेच हो रही है। घुटने से लेकर आपकी पूरी नेक तक की जो पूरी बॉडी है वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है, तो इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी शरीर की बढ़ती है। और जो थाई की जो मसल्स हैं उन पर तो जोर पड़ता ही है, वो स्ट्रेच होती हैं क्योंकि घुटना आपको जमीन से छुआए रखना है। तो इस सारे फंक्शन की वजह से आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है विद द हेल्प ऑफ सुप्त वज्रासन। देन आते हैं नेक्स्ट, इसमें हेल्प इन इम्प्रूविंग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड क्योर्स अस्थमा। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर किसी भी तरीके का है, यानी सांस लेने में दिक्कत है या कुछ भी ऐसा, तो ये आसन आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इस आसन को अटेन कर लेते हैं तो आप लंबी सांस लेकर रिलीज करते हो, यानी इनहेल एक्सहेल का प्रोसेस हमारा होता है इस आसन को करते वक्त, ठीक है। तो इसलिए ये आपके अस्थमा को भी क्योर करता है। नेक्स्ट, करेक्ट बॉडी पॉस्चर एंड स्ट्रेंथन एंकल, थाइज एंड हिप्स। बॉडी पॉस्चर एक सही हो जाता है इस आसन को करने से, क्योंकि आपके बॉडी में काफी आपने देखा ही फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और जब फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी बॉडी की तो एक बॉडी पॉस्चर प्रॉपर आप अटेन कर सकोगे। इसके अलावा एंकल, थाई और हिप की स्ट्रेंथ बढ़ती है, पैर जो आपका है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि बहुत ज्यादा खिंचाव होता है तो वो और ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। देन आते हैं लास्ट बेनिफिट पे, रिलैक्सेस माइंड, इम्प्रूव सेक्सुअल हेल्थ एज इट लोअर्स स्ट्रेस। माइंड को रिलैक्स करता है ये आसन, क्योंकि आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं और बहुत आप स्ट्रेच वे में इस आसन को करते हो, तो एक तरीके से आपका माइंड रिलैक्स होता है। जब आप इस तरीके से सर को जमीन से छुआते हो तो काफी स्ट्रेस जो आपका है वो डाउन होता है, जिसकी वजह से माइंड भी आपका रिलैक्स रहता है और सेक्सुअल हेल्थ भी अच्छी हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्राडिकेशंस की, यानी कि किस केस में ये आसन नहीं करना चाहिए। तो कॉन्ट्राडिकेशन में, शुड नॉट बी प्रैक्टिस बाय एनीवन हु इज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी स्ट्रेन आपका पड़ता है, पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है, थोड़ी आपका काफी कुछ उसमें एनर्जी लगती है, तो इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वालों को ये आसन नहीं करना चाहिए। देन बात करते हैं, इफ यू हैव a slip disc or some serious ankle, knee or back problem, then you should not practice this आसन। अगर किसी भी तरह की स्लिप डिस्क यानी कमर में कभी स्लिप डिस्क हुआ है, या फिर कोई इंजरी आपके एब्डोमेन एरिया में है, या फिर घुटनों में किसी तरह की इंजरी है, देन इन दैट केस ये आसन नहीं करना चाहिए। या रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत है तो ये आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप इस आसन को करते हो तो इन सारे बॉडी पार्ट्स पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, और अगर किसी तरह की इंजरी होगी तो फिर वो इंजरी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए इस केस में आसन नहीं करना चाहिए अगर किसी भी तरह की इंजरी आपको एंकल, नी और बैक से रिलेटेड है। देन लास्ट आते हैं, प्रेग्नेंट और मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन शुड अवॉइड परफॉर्मिंग सुप्त वज्रासन। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एब्डोमेन एरिया स्ट्रेच होता है, इसमें स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, इसलिए भी यह आसन नहीं करना चाहिए। और दूसरा, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स को भी यह आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके एब्डोमेन एरिया पे काफी जोर पड़ता है, स्ट्रेचिंग इन्वॉल्व है, जो कि आपके फिलहाल एब्डोमेन सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएटिंग टाइम, तो इसलिए ये आसन उस टाइम नहीं करना चाहिए। तो ये आज हमने डिस्कस किए कि कॉन्ट्राडिकेशंस यानी किस केस में आसन नहीं करना है, इस आसन को करने से क्या बेनिफिट्स हैं और इनके स्टेप्स क्या हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, क्लियर हुए हो पॉइंट सारे। बाकी अदर नेम जितने भी मैं आपको लिख रही हूँ हर आसन के, वो अदर नेम आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार आपके बोर्ड में क्वेश्चंस अदर नेम से लेकर आ जाता है कि रिक्लाइन थंडरबोल्ट पोज के प्रोसीजर लिखिए। अब उस केस में अगर अदर नेम याद नहीं होगा तो दिक्कत होगी, तो इसलिए अदर नेम पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, उन्हें जरूर अच्छे से याद कीजिएगा। बाकी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के जितने चैप्टर्स हैं उन सबसे रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपके जितने चैप्टर्स हैं वो एक सीक्वेंस वाइज आपको अच्छे से क्लियर हो सके। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपके क्लास 12 का न्यू सिलेबस भी ऑलरेडी उसका भी वीडियो मैंने बनाया है कि कौन कौन से नए टॉपिक आपके आए हैं, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अब की बार काफी टॉपिक्स आपके डिलीट हुए हैं और काफी नए टॉपिक्स आ गए हैं, तो सिलेबस देखकर ही पढ़ाई करिएगा अपने बोर्ड एग्जाम के लिए।
और बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास आए जैसे ही मैं वीडियो डालूं। बाकी थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।